नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा सत्र चल रहा है और आज आखिरी दिन है और सबसे बड़ी बात है कि आज कई महत्वपूर्ण बातें होंगी। बजट पारित किया जाएगा, इसके बाद 12:30 बजे विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा बजट को लेकर के। और हाथरस कांड के न्यायिक जो जांच आयोग था उसकी रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। तमाम इस बार विधानसभा में अगर देखने को मिला तो विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रही और बहुत अवरोध या कहें कि कोई व्यवधान नहीं आया। सरकार से विपक्ष ने सवाल पूछे और सरकार ने उसके बखूबी जवाब भी दिया। और यही कारण है कि आज आखिरी दिन है और अभी तक जो सदन है वो सुचारू रूप से चल रहा है, इसको स्थगित करने की नौबत नहीं आई। शुरुआत में जरूर पहले दिन ऐसा लगा था जब राज्यपाल का अभिभाषण था जिसमें लग रहा था कि ये जो ये पूरा विधानसभा का बजट सत्र है ये कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष ने किया और लगातार सवाल भी खड़े किए थे, महाकुंभ को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। तमाम ऐसे मसले थे जिस पर सरकार को घेरने की प्रयास कर रही थी जो विपक्ष है, लेकिन इसमें कामयाब होती नजर नहीं आई। सरकार ने हर एक जवाब का, हर एक सवाल का जवाब बड़ी शालीनता से दिया और शायद यही कारण है कि आज पूरा लगभग लगभग अपना बजट अपने आखिरी दिन पर पहुंच गया है और आज थोड़ी देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में संबोधित करेंगे सदस्यों को। आपको बता दें एक बड़ी हैरत अंगेज खबर सामने आई विधान सभा से, जहां पर दिखाया कि जो माननीय होते हैं उनका भी रवैया आम लोगों की तरह होता है। किस तरीके से एक माननीय विधायक जी ने विधानसभा के अंदर पान खा करके, गुटखा खाकर थूक दिया, जिसके बाद जब वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे और उन्होंने देखा तो खुद नाराज हुए। उन्होंने नाखुशी जाहिर की, सफाई कर्मी को बुलाया और सफाई कर्मी को बुलाने के बाद उसको साफ कराने के लिए कहा गया। और बहुत हैरानी की बात है कि जब सफाई इस तरीके की घटना विधानसभा के अंदर हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की और नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम उस विधायक को जानते हैं जिन्होंने ये कृत्य किया है। अगर वो हमसे आकर के अकेले में माफी मांग लेंगे और अपनी गलती को मान लेंगे तो शायद केमिकल हाथ में ये क्यों चुके? हाँ, बहुत यहाँ चुकने के मेरी इज्जत है कि सबकी इज्जत है? सबकी है। एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? यही करते रहेंगे, लोगों की थूक साफ करते रहेंगे। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लीजिए और कारपेट बदलवाइए। कैमरे से पता चल जाएगा। नमस्कार, हमने देख लिया कैमरे से, हमें मालूम है। कैमरे से देख भी लिया, हमें मालूम भी है, लेकिन हम सबके सामने किसी का अपमान नहीं करना चाहते। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, बहुत गलत है। सिविक सेंस का बड़ा भारी है वहाँ। इतना बड़ा भाई मेरे पिताजी का छोड़िए, मेरे भाई। सही बात। हम सबका है कि मेरा है क्या? मेरी विधानसभा है क्या? हम सबकी विधानसभा। आपको तो आपको पूरी तरीके से सही तरीके हो जाएगा साहब। साफ नहीं हो रहा है, वो हल्का ही हो पाएगा। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसके साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को यह करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे? हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है। ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं। सतीश महाना को आपने सुना और किस तरीके से वो
बड़ी ही चालाकी से बोल रहे हैं और उन्होंने बोला भी, क्योंकि वीडियो फुटेजेस या कहते हैं वीडियो कैमरे सभी जगह पर लगे होते हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि पता लगा पाना कि किसने ये कृत्य किया है। लेकिन सोचिए कि पूरा देश स्वच्छता को लेकर के स्वच्छ भारत अभियान की बात करता है और तमाम ऐसी बात की जाती है, लेकिन जहां पर 403 विधायकों के बैठने की जगह हो, विधानसभा हो, माननीय विधायक वहां पर बैठते हो, मंत्री बैठते हो, मुख्यमंत्री वहां पर जाते हो, नेता प्रतिपक्ष जाते हो, इस तरीके के तमाम लोग वहां पर मौजूद रहते हैं और उस जगह पर ही ये आलम है कि कोई विधायक जी इस तरीके से पान गुटखा खा करके विधानसभा के अंदर ही अपनी सेवाएं देता है। जैसा कि आपने सुना, सतीश महाना ने भी कहा, विधानसभा अध्यक्ष है, और स्पष्ट किया कि देखिए इस तरीके के लोग हैं हमारे समाज में जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि विधानसभा में भी तमाम जगह होंगे, अगर आप इस तरीके का करते तो कहीं ना कहीं और भी जगह होंगी जहां पर आप इस तरीके की व्यवस्था को जो आप खाते हैं, आप इसे नहीं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई जगह जरूर बनी होगी। लेकिन इस तरीके से जो वहां पर उन्होंने किया, जिसको लेकर के आग बुबूला और विधानसभा का पूरा कायाकल्प, पूरा रूप बदल दिया है। विधानसभा अध्यक्ष उनको क्रेडिट जाता है और एक अलग ही रूप में विधानसभा नजर आ रही है। ऐसे में उनको ज्यादा गुस्सा आई और शायद उन्हें ये कहना पड़ा कि ये केवल विधानसभा अध्यक्ष की ही विधानसभा नहीं बल्कि 403 विधायकों की विधानसभा है। अब आपको बता दें कि मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी को पैर में गोली लगी है और जो ये लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है पुलिस का अपराधियों के खिलाफ, वो लगातार जारी है। वो तस्वीरें आपको मुरादाबाद से दिखाते हैं। लगाओ इसे, पकड़ो इसे। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें हैं वो बताएंगे। अश्वनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे कन्नौज जिले में सबसे बड़ी खबर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सतीश पाल के ऊपर जो कल हमला हुआ था एक भागवत कथा में लेकर, उसने एक नया अब तूल पकड़ लिया है। सतीश पाल ने एक फेसबुक पे आज ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि ये हमला पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने उनके ऊपर कराया है। तो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यही देखने को मिल रही है, कन्नौज जिले में अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि सतीश पाल जो बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में भाजपा के बड़े ब्रांड कहे जाने वाले नेता में शुमार होते हैं, तो उन्होंने अपनी ही बिरादरी के 13 लोगों पर ये मामला दर्ज करवाया है हमला करने का, और आरोप लगाया कि उनके सरकारी गनर की जो राइफल है वो भी छीनने का प्रयास किया गया। जिनके ऊपर ये आरोप लगा है वो पाल समाज से आते हैं और पूर्व जो समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार में मंत्री रहे सतीश पाल, उन्होंने अपने ही बिरादरी के लोगों के ऊपर ये हमला करने का षड्यंत्र जो है रचने का आरोप लगाया हुआ है। और वो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख छिबरामऊ विधानसभा से हैं। तो उन्होंने कल प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है कि ये हमला जो सतीश पाल के ऊपर किया गया है, ये उनके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत भाजपा को यहाँ बदनाम किया जा रहा है और पाल समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अश्वनी, तो वो कौन लोग हैं? क्या इनके साथ कई लोग हैं? क्योंकि अब भाजपा की अंतरकलह है कन्नौज में, क्या कुछ है जो निकल करके सामने आया जिसकी वजह से इस तरीके का आरोप लगाया है? क्योंकि भाजपा को बदनाम करने की साजिश, क्या भाजपा ही कई लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया? हाँ, सतीश पाल इस समय जो है भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं और इन्हें कानपुर बुंदेलखंड का प्रभारी भी बनाया गया है भाजपा की तरफ से, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन इन्होंने एक भागवत कथा जो छिबरामऊ विधानसभा के अंतर्गत गांव पड़ता है त्रिलोका पुल, वहां ये बिना बुलाए गए हुए थे। तो वहां इन्होंने मंच पर माइक जो है, जो व्यासपीठ है, उनसे छीन लिया, जिसके बाद इन्होंने भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया, जिसमें कहा कि हमने 2024 का जो किला है वो कन्नौज का ढहा दिया है। अब आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 के, उसमें छिबरामऊ विधानसभा का किला भी वो ढहा देंगे। जिसके बाद पाल समाज आक्रोशित हो गया, कहा सुनी हुई, नोकझोंक हुई, जिसके बाद उन्होंने 13 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के लिए एसपी को प्रार्थना पत्र दिया है। और आज उन्होंने ट्वीट करते हुए सांसद, जो पूर्व सांसद है सुब्रत पाठक के ऊपर हमला करने का जो आरोप है वो आज लगाया है।
तो इस तरीके से जो दो बीजेपी के नेता है, जैसे कि पूर्व सांसद भी है कन्नौज से सुब्रत पाठक, और एक बड़े नेता है बीजेपी के, और सबसे बड़ी बात है कि अगर बीजेपी के बड़े नेता के ऊपर एक बीजेपी का ही नेता आरोप लगा रहा है, तो क्या पुलिस इस पे कार्रवाई कर पाएगी? पुलिस एसपी ने इसकी जांच छिबरामऊ सीओ सिटी को सौंपी है, जिसके बाद अब पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। लेकिन जो सतीश पाल ने वीडियो पुलिस को दिए हैं, उसमें कहीं भी हमला करने का, कहीं भी उनके ऊपर सरकारी गनर की जो राइफल है छीनने का कहीं फुटेज दिखाई नहीं दे रहा है। उसके आधार पर पुलिस भी अब एक अपने तरीके से जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा यही है कि एक बीजेपी का बड़ा नेता और बीजेपी के लोगों पर ही आरोप लगा रहा है, और जो पाल समाज की अगुवाई करने वाले कहे जाते हैं सतीश पाल, उन्होंने पाल समाज के 13 लोगों के ही खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया है। तो अश्वनी, अगर अपने ही समाज के 13 लोगों के खिलाफ उन्होंने आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायती पत्र दिया है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप उस समाज की, उस जाति की अगुवाई कर रहे हैं और अपने ही समाज के उन 13 लोगों के ऊपर आप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, तो कैसे उस जाति और उस समाज का वोट आप ले पाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता सुब्रत पाठक के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा कराया गया है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जब वो पहुंचे थे, उन्होंने मंच पे माइक छीन लिया, और माइक छीनने के बाद उन्होंने भाषण दिया, भड़काऊ भाषण के, जिसके बाद वहां पर चीजें बदल गई। तो क्या अपनी गलती नहीं है? क्या दूसरे के ऊपर ही आरोप लगा देना सब कुछ चलता है? बिना बुलाए आप पहुंच भी गए वहां पर, ये स्थितियां क्या बताती हैं? क्या एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना ही सही है? अगर आप किसी के यहाँ बिना बुलाए पहुंचे हैं, तो क्या अपने हिसाब से वहां मैनेज करने का प्रयास करेंगे? आपके इस समाज के सारे लोग, आपने 13 लोगों के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दिया, तो क्या है ये? किस बात के आप उस समाज के लीडर हैं? आप सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक खंड है कि कन्नौज में पाल समाज के जो लोग हैं, अब वो अपने ही नेता के प्रति आक्रोश व्याप्त कर रहे हैं। मैं कल उस गांव में, त्रिलोकापुर गांव में भी गया था। लोगों का यही कहना था कि जबरदस्ती माइक छीन लेते हैं, ब्लॉक प्रमुख को उनके द्वारा बेइज्जत किया जाता है, जिसके बाद पाल समाज के लोग वहां आक्रोशित हो जाते हैं और वहां से उन्हें जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर जारी किया और एसपी को घटना के 2 दिन बाद उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। अब उनका बयान आज सुबह फेसबुक पर आया है कि इसके हमले के पीछे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का हाथ है। तो आप जान सकते हैं कि जब लोकसभा 2024 का चुनाव था, तब इन्होंने सांसद सुब्रत पाठक का एक फर्जी ऑडियो भी वायरल किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं, जिसके बाद अभी तक इनकी मानसिकता जो है चेंज नहीं हुई है। भाजपा सरकार को लोग कहते हैं कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियां इनकी लगातार जारी है। भाजपा को बदनाम करने की सतीश पाल के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। सतीश पाल पार्टी को बदनाम करे, बीजेपी को बदनाम करे, किसी को बदनाम करे, अपने समाज को बदनाम करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम से कम झूठे आरोप किसी के ऊपर लगाने से पहले 5 बार सोचे। वर्चस्व की लड़ाई होती है, राजनीतिक विरासत की लड़ाई होती है, क्योंकि कन्नौज से कहीं ना कहीं उभरते हुए नेता है, बड़े नेता के रूप में अपने आप को मानते हैं। दूसरी तरफ वहीं सुब्रत पाठक भी है, तो जो उनकी सीधी लड़ाई सुब्रत पाठक से ही नजर आ रही। शायद यही कारण है कि उन्होंने ऊपर आरोप भी सुब्रत पाठक पर लगाए। फिलहाल पुलिस के लिए जांच का विषय है, जांच करने के बाद जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अश्वनी। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखंड 2 खबरें हैं, 2 खबरों पर बात करेंगे। एक खबर ये है कि मैंने 2 दिन पहले आपको दर्शकों को बताया था कि ड्रोन को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर कानपुर में बात की जा रही। ड्रोन हब की बनाने की तैयारी यहाँ पर आईटी कानपुर कर रहा है, जिसको लेकर के जो एक कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था है, उसको गंगा के किनारे बनाने की बात की गई है। कल एक बैठक हुई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो ड्रोन हब है उसको यहाँ पर बनाया जाएगा और आसपास के जो एरिया है वो काफी साफ और कम बस्ती वाला रहना चाहिए, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर गंगा के किनारे ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत शांति है, जहाँ पर आराम से ड्रोन की टेस्टिंग भी की जा सकती है, जिसको लेकर के आईटी प्रशासन ने एक बैठक की थी और एक निर्णय लिया है कि होली के बाद में एक बैठक की जाएगी और उस बैठक में साफ तौर पर ये निश्चित किया जाएगा कि इसको ड्रोन कॉरिडोर कहाँ बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईटी ने यह भी कहा है कि जितने भी ड्रोन है वो आईटी जो है प्रोवाइड करवाएगा और उन ड्रोनों की जो कीमत है आमतौर पर जो ड्रोन मिलते हैं उनसे काफी कम भी हो सकती है। वहीं दूसरी खबर जो जिलाधिकारी को लेकर के, लगातार जिलाधिकारी इस तरीके से एक्शन मोड पे हैं। उन्होंने उर्सला अस्पताल, यहाँ का जिला अस्पताल है, वहां का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पे पाया कि जो एडिशनल सीएमओ है वो मौके पर मौजूद नहीं थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जमीन पर जो मरीज बैठे हुए थे उनको देखकर भी उन्होंने काफी नाराजगी दिखाई है और
साफ तौर पर कहा है कि 16 जनवरी से जिस तरीके से शासन का आदेश है कि वो सीएमओ हो या एडिशनल सीएमओ, जितने भी डॉक्टर हैं वो सभी मरीजों को देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से वहां पर नहीं देखा जा रहा था, कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो सफेद जो एप्रन होता है वो नहीं पहने हुए थे, जिसको लेकर के काफी नाराजगी दिखाई है उन्होंने, और साफ तौर पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो आखिरकार डर नहीं है क्या अवनीश? डीएम साहब हमारे ख्याल से इससे पहले भी सीएमओ साहब के कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, वहां नहीं पाए गए। सबसे बड़ी बात है कि तमाम चीजें ऐसी आती हैं, शासन प्रशासन की मंशा है कि सबको समान व्यवस्थाएं मिले, सबको स्वास्थ्य से लेकर के जो समस्याएं संबंधी आती है सबके लिए आदेशित किया जाता है कि जो अधिकारी है वो भी मरीजों को देखे, किसी तरीके की समस्या ना है। लेकिन क्या ये अधिकारी जो साहब बन करके साहब कहते हैं साहब 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 के चक्कर में इतना खो गए हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? जनता बैठ रही है, डीएम साहब को कहना पड़ रहा है, शासन प्रशासन के उन आदेशों का उनको हवाला देना पड़ रहा है। आखिरकार इनके मन में चल क्या रहा है? क्या करना, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में इनको क्या बहुत कठिनाई सामने आ रही है? क्या नहीं कर पा रहे तो छोड़ दे, दिक्कत क्या है? अखंड देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, इसी वजह से जिलाधिकारी को लगातार स्वास्थ्य विभाग पर ध्यान देना पड़ रहा है और लगातार जो है उनको निरीक्षण भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा जिस तरीके से हमने कल भी बताया था कि जन औषधि केंद्र लगातार सरकार खोलने का प्रयास कर रही है, जिससे जो आम नागरिक है उनको आसानी से जो है अच्छी और सस्ती दवाइयां मिल सके। लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल कहा जाता है ऊपर से नियम और कानून बना दिए जाते हैं, लेकिन उनका पालन करवाने वाले लोग ही अगर उनका पालन नहीं करवाएंगे तो किस तरीके से आम नागरिक उससे गुजरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर से पैसा पास हो जाता है, ऊपर से जो है नियम बना दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो नियम और कानून नीचे पारित नहीं होते हैं तो उससे सरकार की छवि खराब होती है। और आने वाले समय में जब कोई भी सरकार जब चुनाव होते हैं तो उसका इफेक्ट काफी पड़ता है कि हमको ये सुविधाएं नहीं मिली। हालांकि सरकार वो सुविधाओं देने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन कुछ चीजें उनको नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है चुनाव के साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो वो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से जो आम नागरिक है वो डायरेक्ट सरकार तक नहीं पहुंच सकता, जिसके लिए एक बीच में अधिकारी का जो है कहीं ना कहीं ओहदा बनाया गया, लेकिन वो अधिकारी अगर कार्य नहीं करेगा तो किस तरीके से काम जो है सही से हो पाएगा। तो लगातार जिस तरीके से जिलाधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं तो ये जरूर माना जा सकता है कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर लचर व्यवस्था देख रहे हैं, ऊपर जरूर शासन में ये शिकायत जा रही होगी तो एक बड़ा एक्शन जरूर हो सकता है सर। बिल्कुल अवनीश, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए एक्शन नहीं होगा तो मन में डर नहीं होगा, और मन में डर नहीं होगा तो आप अपने जो कर गुजारियां कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ऐसे ही चलते हुए कर रहे हैं कि साहब साहब के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमें तो बस साहबगिरी करनी है, हमें इस काम कुछ करना ही नहीं है। तो अगर ऐसे ही काम करोगे तो बिल्कुल बात है, जनता के लिए आप क्या कम कर पाओगे? आपको तैनात इसलिए किया गया, आपके ऊपर जिम्मेदारी इसलिए दी गई कि आप सबका ख्याल रख सके। कौन पहुंचता है अस्पताल में? कोई खुशियां मनाने जाता है क्या? वहां बर्थडे मनाने जा रहा है, कोई सेलिब्रेशन के लिए जा रहा है? दुखी पहुंच रहा है, दीन दुखियारे पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो ये सरकारी अस्पताल है इसमें कौन जाता है? मजबूर लोग जाते हैं अधिकतर, जिनके पास कोई आय के साधन कम होते हैं, प्रयास करते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमें एक अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी, हम बड़े खर्चे से बच जाएंगे। लेकिन जब अस्पताल में डॉक्टर साहब इलाज करने के लिए नहीं उपलब्ध होंगे तो कहाँ जाएगा बेचारा? किससे कहेगा अपनी शिकायत? फिलहाल डीएम साहब के लिए इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जिस तरीके से वो लोगों को एहसास करा रहे हैं, अधिकारियों को एहसास करा रहे हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए। लेकिन हाल फिलहाल में जो साहब है वो तो साहब बने घूम रहे हैं, उनको तो साहब समझ ही में नहीं आ रहा। चीफ मेडिकल ऑफिसर का पद हो या एसीएमओ का पद हो, भाई ऑफिसर लग जाता तो जिलाधिकारी से भी सीखो, वो भी तो ऑफिसर है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, आईएएस अधिकारी है वो, उसके पास भी तो बहुत सारे कार्य हैं, वो केवल एक ही विभाग उसको नहीं देखना है, लेकिन नहीं, समझना ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। एक बार आप डीएम साहब से ये जरूर पूछिएगा कि सर आपके पास इतना समय है कि आप तमाम विभागों में जाते हैं और वहां जाकर के आप निरीक्षण करते हैं और लोगों को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाते हैं। आखिरकार ये अधिकारी के पास कौन से इतने काम है, कौन से ऐसे अर्जेंट काम है, कौन से शासन प्रशासन का इनको पूरा लोड लेके चल रहे हैं कि इनके पास अपनी ही जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए नहीं है? जरूर पूछिएगा अवनीश। धन्यवाद आपका। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में जो है किला बाजार चौकी पड़ती है, और किला बाजार चौकी के अंतर्गत एक गलियारे में जो है ट्रैक्टर लेकर व्यक्ति जा रहा होता है, कुछ उसमें ईंट पड़ी होती है और कुछ ऐसे चीजें रहती है जिसमें जो है एक बाइक सवार सामने से कुछ लोग आ रहे थे, जिसमें ट्रैक्टर छू जाता है। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो जब छू जाता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग उस ट्रैक्टर वालों को बड़ी बेरहमी से वहां से पीटते नजर आ। और सोशल मीडिया पर ये वीडियो जम के वायरल हो रहा है, जिसपे जो है कई तरीके से पुलिस के ऊपर इसमें जो है सवाल भी उठ रहे हैं। और अगर बात करें तो जिस तरीके से ये घटना कल रात को हुई है उसको लेकर के अभी हमारे साथ जो आईबीसी के साथ जो है क्षेत्राधिकारी यहाँ के हैं अमित सिंह, सदर के जो क्षेत्राधिकारी है, उन्होंने जो है
इस पे जो है बाइट भी दी है। हम चाहेंगे वो बाइट एक बार प्ले हो जाए और उस पर स्पष्ट हो जाएगा कि एग्जैक्टली था क्या मामला। जी अखंड। सर, एक सोशल मीडिया पर मारपीट का करने का वीडियो वायरल हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत किला बाजार चौकी क्षेत्र पड़ता है। वहां पर एक ट्रैक्टर चालक जो है उसके साथ कुछ लोग जो है मारपीट कर रहे हैं, ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। जो ट्रैक्टर चालक है उसके द्वारा तहरीर दी गई है, जिस पर कि थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और जो व्यक्ति भी इसमें मारपीट में शामिल है उनका चिन्हीकरण कराया जा रहा है और चिन्हीकरण करा करके इनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। और साथ ही जो ये ट्रैक्टर चालक है इससे भी जो है उसके बयान भी लिए जा रहे हैं। तो उसने बताया कि एक कोई गाड़ी जो है मोटरसाइकिल वाला था, उससे गाड़ी इसकी टच हो गई थी, जिस कारण से इन लोगों ने इसके साथ मारपीट की। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने आती हैं कि गाड़ी टच हो जाने की वजह से लोगों को इतना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। और यही कारण है कि वहां भी यही घटना घटित की रौद्र रूप धारण कर लिया। ट्रैक्टर या किसी चीज से छू गई तो कोई अगर हर्जाना आपको कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए आप डिमांड कर सकते हैं या पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। आपको किसने अधिकार दिया किसी के ऊपर भी हाथ छोड़ दिया कि आप इस तरीके की बदतमीजी करें, उसके साथ मारपीट करें? अस्पताल में भर्ती। अखंड, देखिए वीडियो वायरल होना डेफिनेटली बनता है, लेकिन जो है अगर जिस तरीके से बात करें कि जब मारपीट का वीडियो वायरल होता है, एक थप्पड़ दो थप्पड़ मार के इंसान छोड़ दे, लेकिन इतना मारा कि वो उसको जिला अस्पताल लाया गया और जिला अस्पताल में लाया करके उसका बाकायदे इलाज हुआ और वो बेहोश हो गया था। अखंड, बहुत बुरी तरीके मारा गया है। लेकिन इसमें पुलिस का कहना है इस पे जितने भी अपराधी हैं या जितने भी लोगों ने मारपीट करी इनको बख्शा नहीं जाएगा और इनको जेल के अंदर इनको जेल का रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। और अखंड, वहीं पे अगर बात करें तो दूसरा मामला ऊंचाहार कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत निकल के आ रहा है, जहां पर एक भाई ने जो है अपने भाई से 100 रुपए मांगे शराब पीने के लिए और दूसरे भाई ने नहीं दिया, दूसरे कढ़ाई का खौलता हुआ तेल अपने भाई के ऊपर डाल दिया। ये इस तरीके की घटनाएं अब निकलकर सामने आ रही है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, ये समाज में किस तरीके की विकृति फैली हुई है ये बहुत बड़ी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरह की खबरें आती हैं। कहीं कोई गाड़ी टच हो जा रही है तो उसकी वजह से बारात रुक जा रही है, किसी का गाड़ी टच हो गई तो पता चला उसको इतना अधमरा कर दिया कि अस्पताल में भर्ती हो जा रहा है। क्या चल रहा है? और कोई अगर पैसे मांग रहा है उसने नहीं दिए आपकी गलत आदतों के लिए तो आप उसके ऊपर कहीं ना कहीं खौलते तेल या तमाम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। कोई पैसा मांग रहा है तो कुल्हाड़ी से हत्या कर दे रही। क्या चल रहा है समाज में? विकृतियां चल रही है और समाज में पुलिस कहां कहां तक, किसके किसके घर में पुलिस बैठेगी? हर घर में तो किस तरीके के अपराधी अब उत्पन्न होने लगे हैं। देखिए, हर 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 जगह संभव नहीं है और जब कोई क्राइम हो जाता है अखंड तो उसके बाद ही पुलिस को सूचना मिलती है और क्राइम होने के पहले कोई ये नहीं बताने जाएगा कि मैं क्राइम करने जा रहा हूँ, पुलिस को बता के जाए, तो ये कहीं ना कहीं असंभव वाली बात है। और जैसा आपने कहा कि किस तरीके की विकृति जो है फैल रही है समाज में, डेफिनेटली उसको लेकर के जो है हम आप या वो नहीं, लेकिन ये विचारधारा जो है उस विचारधारा की कुछ ऐसे विकृत टाइप के लोग हैं। जैसे बताइए, शराब पीने के लिए भाई से पैसा मांगा नहीं दिया तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको विचित्र कह सकते हैं कि ऐसे इंसान नशे के लिए अपने ही सगे भाई को इस तरीके से आपने जो है तेल डाल दिया खौलता हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि समाज की एक अलग धारणा बनती जा रही है कि अब खून को नहीं पहचान रहा, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा। तो ये कहीं ना कहीं अलग दृष्टिकोण है। लेकिन हाँ, अगर रही बात उस पर कंट्रोल की, तो जहां तक जब पुलिस को जैसे भी कंट्रोवर्सी का सुनाई देता है कि यहाँ पे ये हो गया या वो हो गया या किसी के साथ कंट्रोवर्सी होगी, तो उस कंट्रोवर्सी के बाद या मुकदमा पंजीकृत होने के बाद, अगर मुकदमा पंजीकृत, जैसे अब कल की बात मैं कर रहा हूँ कि जो किला चौकी में हुआ है, यहाँ पर अभी तक किसी तरीके कोई एप्लीकेशन नहीं मिला, लेकिन पुलिस में आनंद फानंद में पुलिस ने उस पर जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पुलिस का साफ तौर पर कहना है इस तरीके की दबंगई, इस तरीके की हुड़दंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी उसमें सम्मिलित है उनको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। जी बिल्कुल इंद्रवीर, दिखाना भी चाहिए क्योंकि जेल के रास्ता के बाद उनको शायद उनकी कुछ बुद्धि ठिकाने आ जाए। क्योंकि इन लोग के मन में, ये मनबड़ लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्या अगर कोई किसी से गलती हो गई, चूक हो गई, बिल्कुल सही बात है, कुछ कभी कभी रैश ड्राइविंग होती है, लोग बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, लेकिन इस तरीके का अधिकार आपको किसने दिया कि किसी के साथ आप इस तरीके का व्यवहार कीजिए कि अस्पताल में भर्ती हो जाए? पुलिस को इन लोगों के खिलाफ जरूर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एक सबक और एक मैसेज जाएगा समाज में कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, क्या हाल है प्रतापगढ़ का? कुछ स्थितियां, सूरत हाल कुछ प्रतापगढ़ का बदला है? अधिकारियों का कुछ चीजें चेंज आई कि हाल फिलहाल अभी भी उसी टेम्परामेंट के साथ काम कर रहे हैं अभी भी प्रतापगढ़ के अधिकारी?
बिल्कुल अखंड, देखिए टेम्परामेंट अभी भी वैसे ही है अधिकारियों का, और अभी कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। होली इतना बड़ा पर्व आ रहा है और रमजान का पर्व चल रहा है, तो अभी भी स्थितियां वैसे ही बरकरार हैं। होली का पर्व है और ऊपर से रमजान है, तो स्थिति थोड़ी सी नाजुक रहेगी, क्योंकि देखा जाता है कि हर बार होली के समय या तो फ्राइडे पड़ता है और या तो एक अलग ही स्थितियां बनी रहती हैं। तो अब की बार भी ऐसी स्थितियां बनते हुए दिखाई दे रही है। 8 घंटे तक एडीजी भानु भास्कर ने मीटिंग की, लेकिन प्रतापगढ़ शहर में अभी तक स्थितियां वैसे ही बरकरार है। कोई भी रूट मैप नहीं तैयार किया गया। हाँ, एक चीज कल किया गया कि प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर में एक पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक सिर्फ नाम की थी। मैंने आपसे कई बार कहा है कि प्रतापगढ़ के अधिकारी सिर्फ फोटोज खिंचाना पसंद करते हैं और उसको अमल में लाना उचित नहीं समझते। पब्लिक को परेशान करना उचित समझते हैं, लेकिन उनको निभाना उचित नहीं समझते। सबसे बड़ी बात यही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमल कितना करा जाएगा, क्योंकि इन्होंने महाकुंभ हमने लगातार आपको दिखाया, लगातार बताया। फिर उसके बाद महाकुंभ की भी स्थितियां दिखाई और प्रयागराज से दिखाई कि प्रयागराज ज्ञानेंद्र, आवाज आ रही है आपको? ज्ञानेंद्र के पास फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? आदर्श, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी, अगर जो हम बताना चाहेंगे, हरदोई के जिला कप्तान है नीरज यादव जी ने, उन्होंने एक अपील की है कि जो बाइक पर 3 सवार बैठेंगे या बाइक में हेलमेट नहीं रहे उनका चालान किया जाए और गाड़ी को भी सीज किया जाए और एफआईआर भी की जाए। उसी को लेकर एक अपील की गई है कि हरदोई जनपद में जो बाइक को लेकर, यदि बाइक पर 2 सवारी बैठेंगी तो दोनों हेलमेट लगाएंगी, और उसे एक 3 सवारी बैठी है तो उसका निश्चित चालान किया जाएगा। और उसके बाद में कुछ लोग बहाने भी कर देते हैं कि हम गांव से आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, इसी लोग का नाम हेलमेट भूल आए हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी इस तरह के बहाने बनाएगा उसको भी उसको निर्देश दिया गया कि वहाँ वो भी हेलमेट लगा के चले। और उसका जो ऑटो चालक है, उन ऑटो चालक को लेकर भी अपील की गई है कि नाबालिग बच्चे जो है ऑटो को न चलाएं। और जो ऑटो ऑटो के चालक हैं, तो ऑटो चालक जो है, उन ऑटो चालकों से कहा गया कि जो चार सवारी एवं स्पीकर में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रखा गया था और उसके ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए। यदि कोई भी ऑटो चालक कोई सवारी 4 से ज्यादा अगर बैठा लेगा, उसका पर निश्चित चालान किया जाएगा। और दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि ऑटो चालक में जो भी सामान को ओवरलोडिंग करेगा उसका भी चालान किया जाएगा। लेकिन और जो ऑटो चालक हैं, उनके जो मालिक हैं, उन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने मोहलत दी है कि जो जिन बाइक का हेलमेट नहीं है उस हेलमेट को खरीद लें, और उसके बाद में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हरदोई पुलिस कप्तान की एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। और IBC 24 भी अपने चैनल के माध्यम से हरदोई जनपद वासियों में एक अपील करता है कि की बाइक में 3 सवारी ना बैठे और 2 सवारी बैठे, दोनों हेलमेट लगा के बने, क्योंकि जान है तो सब कुछ है। जी अखंड। आदर्श, इस तरीके के आदेश और इस तरीके के नियम कायदे कानून बहुत बनाए जाते हैं, पर उनका होता क्या है सबने देखा है। कुछ दिनों तक तो इसको अमल कराया जाता है, अमली जामा पहनाया जाता है और पुलिस एक्टिव नजर आती है, रोड पर खड़ी होती है। लेकिन फिर हालात वही हो जाते हैं, ढाक के 3 बात वाली कहानी हो जाती है कि लोग छोड़ देते हैं। फिर नाबालिग बच्चे ऑटो रिक्शा चलाते हुए, ई रिक्शा चलाते हुए नजर आ जाएंगे। एक गाड़ी की बात करें, पीछे वाले की बात करें, जो गाड़ी में चला रहा है वही हेलमेट नहीं लगाएगा। और चालान की ऐसी व्यवस्था, कुछ इस तरीके की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती कि इस तरीके की चीजों पर लगाम लगाई जा सके? अब हमारे सामने देखिए, अभी एक ऑटो खड़ा है, इसमें एक अपील हो रही है। जी, अपील की जाए, एक मिनट, अपील करो ना। क्या अपील हो रही है? ये प्रचार हो रहा है गाड़ियों का, तो आप आगे बढ़ा दो, थोड़ा लाइव चल रहा है।
जी अखंड जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी यहाँ पर नियम बनाए जाते हैं वो टोटल फॉलो होते हैं, उसके बाद वो उस नियम को तोड़ दिया जाता है। लेकिन हरदोई जिले के कप्तान जो है बहुत तेज तर्रार हैं, उन्होंने कई भी अब अधिकारियों को सस्पेंड भी किया, निलंबित भी किया है। लेकिन यहाँ पर जो बाइक सवार है उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि वो ऐसा नहीं करते तो बाइक सवार के जो मालिक होंगे उन पर तुरंत तत्काल गाड़ी को भी सीज किया जाएगा और FIR भी करवाई जाएगी। जी अखंड। बिल्कुल आदर्श है, रूट मैप तैयार किया जाए, एक बार या रोड मैप तैयार किया जाए तो कम से कम उसको अमली जामा पहनाया जाए और कहीं ना कहीं आगे चल के वो नजीर बने। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई देखते हैं कितने दिनों तक आगे बढ़ती है और कितना ज्यादा लोग इसका पालन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, कौन सी बड़ी खबर अयोध्या से आज की? देखिए अखंड, राम मंदिर महाकुंभ के दौरान राम भक्तों का जो तांता लगा था वो कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर है। और इस समय हम देखिए जन्मभूमि के राम पथ पर खड़े हैं और देखिए किस तरीके से अब यातायात जो प्रभावी था, 5 किलोमीटर का जो दायरा था वहां से नो व्हीकल जोन लागू कर दिया गया था। लेकिन अब अयोध्या क्षेत्र में हर जगह गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। हालांकि राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर प्रवेश द्वार से लगभग 100 मीटर की दूरी से ही अभी वाहन रोके जा रहे हैं। लेकिन अब हालात काबू में है क्योंकि जो लोगों का हुजूम उमड़ा था श्रद्धालुओं का वो कहीं ना कहीं अब काफी थमा है। ये सबसे बड़ी खबर है। और दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो जो आतंकवादी पकड़ा गया है उसको लेकर बड़ी अपडेट है कि हालांकि उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि मेरा बेटा ऐसे किसी भी सरंगना के साथ ताल्लुकात नहीं रखता था, लेकिन जो खुफिया एजेंसियों की माने या जो उनका कबूलनामा है कि जिस तरीके से ग्रेनाइट बरामद हुई है तो इन सभी पहलुओं पर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिस तरीके से राम मंदिर को उड़ाने की जो साजिश रची जा रही थी उसको लेकर लगातार जो इंटेलिजेंस है और जो आला अधिकारी है उन लोग लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन लगातार अगर बात करें जो है आरोपी के घर वालों की, वो कह रहे हैं कि ऐसी किसी भी संलिप्तता हमारे बेटे में नहीं थी। वो एक बैटरी रिक्शा चालक था और महीने 2 महीने 3 महीने पे वो जमात के लिए वहां जाया करता था, जो ऐसी सूचनाएं थी। हालांकि जो है लगातार, लेकिन अभी तक इस मामले पर समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता, राजनेता या मुखिया का कोई भी इस पर बयान नहीं आया है, क्योंकि वह मुस्लिम समुदाय से है या इस वजह से कि वो आतंकवादी था या इस वजह से। तो हालांकि ये देखने वाली बात है। बिल्कुल अपूर्व, बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर छोटी घटना पर भी जो विपक्षी नेता होते हैं, विपक्षी दल होते हैं, वो बयानबाजी करना उचित समझते हैं। औरंगजेब को लेकर के जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने बयान दिया था, जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई थी, कई जो उनके साथी जो राजनीतिक दल के लोग थे उसका सपोर्ट कर रहे थे, वही भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस तरीके से एक आतंकी घटना के लिए, राम मंदिर के लिए, जो कि हैंड ग्रेनेड जैसी चीज बरामद होती है उसके पास से, और अयोध्या से महज 26 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर, तो क्या अवधेश प्रसाद जो कि अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार में जी जान लगाए हुए थे, दिन रात लगे हुए थे, क्या उनके पास 2 शब्द नहीं है इस पर आकर के कुछ बयान देने के लिए? क्या ये माना जाए कि क्या आपके पास हर घटना पर आपके पास बयान देने के लिए वक्त है, लेकिन क्या इस घटना पर भी जो कि मिल्कीपुर से जुड़ी हुई है, जहां से जहां उसका घर है, क्या आपके पास 2 शब्द भी नहीं है बोलने के लिए? क्या माना जाए अपूर्व? देखिए अखंड, बात राजनीति की नहीं है, बात इस चीज की है कि लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र राम मंदिर, उसको उड़ाने की साजिश। और दूसरी बात अगर बात की जाए तो जो है अब्दुल हामिद, जो मात्र 19 वर्ष का जो लड़का ऐसी मन में पाले हुए थे ऐसी ऐसी बातों को कि जो संरचनाओं से मेल रखता था, तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देखिए लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, वो चाहे किसी भी समुदाय से आ रहे हो। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, अभी आपने कुंभ में देखा किस तरीके से लोगों का जो हुजूम था, वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन किया है इन 45 दिनों में। तो कहीं ना कहीं जो है अपोजिट पार्टी के लोग हैं, उनको इस पर खुलकर एक साथ खड़ा होना चाहिए था और बोलना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा था। और आस्था के एक मंदिर को उड़ाने की जो साजिश बनाई जाएगी, तो इस पर तो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके
जो है समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, नेता हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बयानबाजी सामने आनी चाहिए थी। बिल्कुल अपूर्व, देखिए हर चीज है, किसी चीज का पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, लेकिन ये एक आस्था का विषय, साथ ही साथ देश की में सुरक्षा का भाव है। क्या हमारे भारत के नागरिक इस तरीके से, जैसा कि निशाना था राम मंदिर में, कौन लोग अगर कुछ इस तरीके के, कौन लोग उसमें होते, कौन हताहत होते? क्या इस तरीके की चीजों पर आपको खुल करके बातें नहीं रखनी चाहिए आपको, किस दिशा में हम जा रहे हैं? लेकिन आस्था का विषय के साथ साथ क्या आपने राजनीति को धर्म में बांट रखा है? किस मुद्दे पर होगी कोई बातचीत, या केवल और दलित की बात होगी तो उस पर आकर के हम विरोध करेंगे? अगर इस तरीके के मुद्दों पर हो गए, हम मुंह पे टेप लगा लेंगे, फेविकॉल लगा लेंगे? क्या तरीका अपना है आपने? समाज को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं आप सभी लोग? राजनीति काम है, ठीक है, राजनीति की बात होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अपनी बात तो रखें। किस तरह से अगर युवा इस तरह से भटका हुआ होगा और इस तरीके से भटक करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा तो क्या दिक्कत होगी? गुजरात एटीएस अगर इस तरीके से पता नहीं लगाती, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, आपको अपूर्व इसमें एक बात बता दें कि हमारे इंटेलिजेंस के लिए भी एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि हमारी जो यूपीएसटीएफ या यूं कहे इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं, उनको इस बात की भनक मणिपुर का लड़का जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल है, गुजरात एटीएस ने इस पूरे कहीं ना कहीं बिल्कुल अखंड। तो जिस तरीके से ये जो है लगातार जो आतंकी साजिश की जा रही थी, हालांकि अयोध्या में मात्र 26 किलोमीटर का जो रास्ता था, उसका घर था, मैं वहां पे भी गया था। उसके अगर बात की जाए तो मजनाई बाजार के मेन मार्केट में ही उसका घर है, और वहां पर मीट शॉप भी है। हालांकि जो आरोपी है, उसके घर वालों का लगातार आरोप है कि मेरे बेटे को ऐसा फंसाया। वो बहुत ही सीधा लड़का था, बहुत ही सीधाई से वो आता था, किसी से काम नहीं रखता था, अपना बैटरी रिक्शा चलाता था, उसी से कमाई करता था। तो इस तरीके से लगातार जो परिवार वाले और जो वहाँ के लोकल लोग थे, उनका भी यही मानना था कि वो जो है आरोपी है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा ही शरीफ किस्म का था, लेकिन कहीं ना कहीं शराफत के पीछे जो साजिशें रची जा रही थी, वो कहीं ना कहीं खतरनाक थी। अपूर्व, एक सवाल है आपसे, क्योंकि आपने दिखाया भी था और हमारे आईबीसी ने हमारे दर्शकों को भी बताया था कि ड्रोन से जुड़ा हुआ वीडियो था, जिसमें उस ड्रोन को जो वहां का मुस्तैद सुरक्षा जवान मंदिर में उस ड्रोन को गिरा दिया गया था। क्या इस तरीके की घटना को उससे जोड़ करके भी देखा जा रहा है, क्योंकि अचानक से वो ड्रोन आता है और किसी को उस ड्रोन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या इससे उस घटना का कोई कनेक्शन है? क्योंकि क्या कोई जानकारी उस ड्रोन के बारे में मिल पाई है, उसके मालिक के बारे में मिल पाई है? अपूर्व, उसके बारे में भी जानना चाहिए। बिल्कुल अखंड, जो बीते दिनों जो ड्रोन गिरा था, लेकिन एंटी ड्रोन के सिस्टम के जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने उसे मार गिराया था, लेकिन वो पता लगा था कि बाहर से जो श्रद्धालु आए थे उनको पता नहीं था। तो वो कहीं ना कहीं 3 लोग थे जो है थार गाड़ी से आए हुए थे। तो उनकी सारी खुफिया एजेंसियों ने बात की, हालांकि मुकदमा भी लिख लिया गया था, उनको बुलाया भी गया, सारी बातें हुई, लेकिन उनकी कोई ऐसी आतंकी साजिश नहीं थी। वो एज ए श्रद्धालु के तरीके से, और वो बता रहे थे कि उनका जो मुझे तो उतना नहीं पता है, लेकिन उनके बताने के जरिए कि उनका जो कनेक्टिविटी होती है वो दूर होने की वजह से जाके राम मंदिर परिसर में बैठा, तो कहीं राम मंदिर का विजुअल लेने के शिकार, उसके आसपास के मंदिरों का वो विजुअल बनाना चाहते थे, वीडियो बनाना चाहते थे, रील एडिटर थे। तो उनकी एक ऐसे है, लेकिन हालांकि जो है आरोपी की बात की जाए तो वो बीते दिनों लगातार राम मंदिर की रेकी कर रहा था, और उसी का जो वीडियो था वो खुफिया एजेंसी को मिला है, बाहर का वीडियो मिला है। तो वो लगातार जो सुरक्षा की थी, तो सुरक्षा से चूक अगर मानी जाए तो वो अयोध्या से ही हुई है, शुरुआती दौर पे अगर बात की जाए, क्योंकि युवक अयोध्या का था। लेकिन ये कामयाबी अगर जो है जी बिल्कुल, तो अगर ये कहा जाए कि जो है वहाँ के जो है एटीएस कमांडो ने ऐसा काम किया, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा ही सराहनीय रहा है। बिल्कुल अपूर्व, क्योंकि देखिए सुरक्षा है और देश की सुरक्षा, हर एक हमारे देश की एजेंसियां सभी नागरिक की सुरक्षा को लेकर के ध्यान में करती है, और पूरा देश एकजुट होकर के इस तरीके के जो साजिश होती है, आतंकी साजिश को नाकाम करता है। और शायद यही कारण है कि अयोध्या के मिल्कीपुर में जिस तरीके से एक युवक अब्दुल रहमान एक बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए रेकी भी कर रहा था, फिलहाल जो हमारे भारत की एजेंसी है उन्होंने उसको पकड़ करके उस सारी
जो साजिश में है उस पे पानी डाल दिया है। पर इतना जरूर है कि लोगों को एक्टिव होने की जरूरत है। जो तमाम एजेंसी, चाहे यूपी की हो चाहे पूरे देश की भी, तमाम ऐसी स्थितियां हैं क्योंकि तमाम थ्रेट्स लगातार श्री राम मंदिर को मिलते आए हैं। ऐसे में सारी एजेंसियों को एक्टिव होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। पूर्ण ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, कौन सी बड़ी खबर है आज की? कर्मियों को काम करती है। नगर जिले जहां रोजगार सेवक के द्वारा जो है एक ही आदमी को 3 वर्क आईडी पे लगा दिया गया, जबकि 2 ग्राम पंचायत है। संभवतः ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी भ्रष्टाचार है, इसकी जो है इसको ब्रिजेश, आपको आवाज आ रही है? ब्रिजेश, कंटिन्यू कीजिए आप। अब ब्रिजेश से नेटवर्क नहीं कनेक्ट हो पा रहा, फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं और इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े कई सारे होम बायर्स, राजधानी में ही अंसल एपीआई के निशाने पर वो होम बायर्स थे। और ना जाने उन होम बायर्स को, जो मासूम बायर्स होते हैं, ये अपनी गाढ़ी कमाई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात कि अंसल एपीआई को करीब 7,000 इसमें निवेशक थे। 2005 से उसने यहाँ पर काम करना शुरू किया था और लोगों को सस्ते अफोर्डेबल होम्स बनाने के लिए और एक बहुत विकसित टाउनशिप डेवलप करने के लिए यहाँ पर जमीन सरकार के मार्फत लेने की प्रयास किया था। और लगातार उसको सरकार का वो भी मिला था, समर्थन भी मिला था। और यही कारण है कि उसको एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन मिलती जा रही थी और जितनी जमीन जो उसके पास होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा जमीनें उसको मिली। और यही कारण है कि उसने भोली भाली जनता को, राजधानी की भोली भाली जनता को फंसाया। और आज जो बहुत सारे निवेशक हैं, बहुत सारे होम बायर्स हैं, वो सड़कों पर हैं। उस बारे में फिर से बात करेंगे, तब तक हमारे साथ ब्रिजेश जुड़े हैं। ब्रिजेश, आप कंटिन्यू कीजिए। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि ये भनवापुर विकास खंड का एक ग्राम पंचायत जो है सिकटा है और उसी के बगल में एक ग्राम पंचायत मुबारकपुर है। जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मनरेगा श्रमिकों को सरकार 100 दिन की रोजगार दे रही है। और जो जहाँ का जो मनरेगा श्रमिक है उसी ग्राम पंचायत में काम करता है। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक ही आदमी को 2 ग्राम पंचायतों में लगा दिया गया। ये जो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है। अब इसको लेकर के जब खंड विकास अधिकारी से बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो जो है रोजगार सेवक के खिलाफ नोटिस जारी किया जा रहा है। अब नोटिस जारी होगा या क्या कार्रवाई होगा, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात होगी। तो ब्रिजेश, ऐसे तो कई सारे लोग होंगे, ये तो एक मामले का खुलासा हो गया। ऐसे तो कई सारे लोग होंगे, कहाँ जी, कहाँ जांच बिल्कुल, ये बैठेगी, तो कहाँ कहाँ खुलासे होंगे? ये तो बिल्कुल साफ तौर से स्पष्ट है कि जिस तरीके का मामला सामने आया है, जबकि मनरेगा एक्ट में इस तरीके का होना नहीं चाहिए था। मनरेगा एक्ट के अनुसार ऐसे फोटो को अपलोड किया जाना चाहिए था जो साफ सुथरा हो या फिर उसी साइड का हो। लेकिन यहाँ रोजगार सेवक के द्वारा जिस तरीके से एक ऐसी कूट रचित चाल चल करके जो फोटो अपलोड किया गया है, ये तो सरकारी धन का बंदरबांट करने का वही मामला सामने आ रहा है। तो सरकारी धन है किस लिए? बंदरबाट करने के लिए ब्रिजेश जी, ये बहुत सच्चाई है इसमें मानने की आपको। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी धन होता है वो बंदरबाट करने के लिए होता है। तमाम ऐसी खबरें हम आईबीसी, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि सरकारी धन का दुरुपयोग, सदुपयोग की जगह दुरुपयोग लोग कैसे करते हैं। और यही उसका एक ताजा उदाहरण भी है। कई लोग कूटरचित दस्तावेज बना करके सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कई लोग एक ही विद्यालय के नाम पर कई जगहों से, एक ही विद्यालय पे 3-3 जगहों से पैसा उठा रहे हैं। एक ही सड़क कई कई विभागों से बनती है। तमाम ऐसी तस्वीरें आती हैं। प्रधान अपने घर के परिवार के सभी लोगों को रोजगार दे देता है, सबके कार्ड बने रहते हैं, जॉब कार्ड बने रहते हैं। तो तमाम ये तस्वीरें हैं, ये तो उजागर हो जाती, खुलासा हो जाता है, जांच बैठ जाती है। जांच में आज किसी को आती नहीं है, ये तस्वीरें आती रहेंगी। खुलासे के नाम पर इस तरीके से जांच चलती रहेगी। कितने दिन जाके आप पूछेंगे? खबरें आती है, उन लोगों को लगता है थोड़ी दिन बाद खबर दब जाएगी, हो जाएगा, फिर हम अपना चलते रहेंगे। फाइलों का ढेर लगा हुआ है ब्रिजेश जी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ जब खंड विकास अधिकारी जो हनुमापुर आलोक दत्त उपाध्याय जब इनसे इस चीज को लेकर के बाइट लेना हम लोग चाहे, उन्होंने कहा कि देखिए मैं बाइट तो नहीं दे सकता, जबकि जिनकी भी जिम्मेदारी है ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी दी
जाए। अगर जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कर ही पाते ब्रिजेश जी, तो इस तरीके की स्थितियां कैसे पैदा होंगी तमाम जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है? सवाल तो यही उठता है ना कि आप लोग करते क्या है? जो चीजें आपको चेक करनी चाहिए, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। उनको कुछ ना कुछ चाहत है, कोई पता चला कुछ भी लेकर के आए। तमाम ऐसी मूवीज बनी है ना, वेब सीरीज बनी है, ग्राम पंचायत फुलेरा सबको याद है। बलिया की खबर है, बलिया पे वेब सीरीज बनी हुई है, उसको देखें तो दिख जाएगा काम करने का तरीका। लोग लौकी से भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तमाम चीजें हैं। देखिए, आपसी कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ये अधिकारियों से पूछा जाएगा तो बहुत आसानी से समझ लेंगे वो। अब फिलहाल देखिएगा, पूछिएगा एक बार कि क्या कर सकते हैं इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हो बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? अखंड, आज मैं बस्ती की खबर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की खबर पे बात करूंगा। आज आपसे बता दें कि जैसे जानकारी सभी को है कि कल जो है जो आबकारी विभाग है उसके द्वारा कल टेंडरिंग होना है। टेंडरिंग कल उसका ओपन होगा और जिनकी किस्मत होगी शायद उसे टेंडर। लेकिन अखंड, एक सबसे बड़ी चीज अभी बता दें कि लगभग ई टेंडरिंग में लगभग जो है 15 करोड़ के आसपास का जो राजस्व है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास में आ चुका है। अखंड, थोड़ा मोड़ा नहीं, 15 करोड़ की बात है। और सबसे बड़ी बात इस बार इस टेंडर में ये देखी गई है अखंड कि 21 साल की बहू से लेके 87 साल तक की दादियों ने जो है टेंडर अप्लाई किया हुआ है। जहां की अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं जो होती हैं वो शराब से दूर होती हैं। लोगों को दूर करने के लिए कहते हैं कि शराब ना पिए और शराब से दूर रहें। लेकिन कहीं ना कहीं 21 साल से की बहू से लेके 87 साल तक की जो है दादी ने जो टेंडर अप्लाई किया है अखंड, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि 1500 करोड़ का जो राजस्व है वो प्रदेश के पास है। और इस बार एक टेंडर में खास देखा गया, ई टेंडरिंग इस बार होनी है, कल 6 तारीख है, कल होना है उसको। इस बार उसको कवरेज करने के लिए मीडिया के लिए भी एक अलग स्थान भी बनाया जा रहा है कि मीडिया जो है अलग से उसको कवरेज भी करेगी। अखंड, सबसे बड़ी बात अखंड ये चीज की बस्ती में भी मैंने देखा है जिस तरीके से जो है टेंडरिंग की जा रही है। एक एक ऐसी दुकानें हैं जिन दुकानों पर लगभग 10 से लेके 12 15 लोग एक साथ टेंडर डाले। यानी एक व्यक्ति, मैं व्यक्तिगत अपना बता दूं, अगर मैं टेंडर डाल रहा हूँ तो मैं खुद एक ही दुकान पे 10 टेंडर ऐसे लोग हैं जो डाल रहे हैं उस समय में। तो अखंड, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इस तरीके से लोग एक ही दुकान पे 10 टेंडर, 15 टेंडर लोग अपने अलग अलग परिवारों के नाम से डाल रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति एक टेंडर डालने वाला होगा, क्या उसको ये टेंडर मिलेगा? अखंड, ये सवाल तो खड़ा है, काफी बड़ा सवाल है, वो किस्मत की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज अखंड ये भी इसमें कि लगभग 35 से लेकर 40% जो महिलाएं हैं उन्होंने सबसे बड़ी उनकी भागीदारी इस बार उत्तर प्रदेश के आबकारी नीति में जो टेंडर में देखा गया। ये शायद मेरे ख्याल से जो अभी तक मेरा जो आंकड़ा है ये पहली बार मैंने देखा है कि इतनी ज्यादा संख्या में महिलाएं जो है उनके नाम से टेंडरिंग हुई है। अखंड, बिल्कुल जितेंद्र, देखिए इस तरीके की बात है कि हर मामले में महिलाएं किसी पीछे नहीं रह गई हैं। शायद यही कारण है कि ये भी यहाँ पे दर्शाता है कि महिलाएं अब प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करने में सबसे आगे रह रही हैं। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह है जितेंद्र, वो ये नहीं है कि महिला पार्टिसिपेट रही है। ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे जो वजह आ रही है कि घर के, जैसा कि आपने बताया कि एक ही घर से 15-15 लोगों ने टेंडर डाल रखा है, तो कारण वही है कि अपने घर की बहू से लेकर के जो बालिग है, उस बहू से लेकर के घर का जो आखिरी सदस्य है जो जीवित है, उसके नाम पर टेंडर प्रक्रिया के लिए प्रोसेसिंग फीस दी गई है। और शायद यही कारण है कि राजस्व में बढ़ोतरी 1500 करोड़ रुपए की हुई है। आपने तो कहीं ना कहीं जो इसके पीछे की वजह है कि भाई किसी भी तरह ये टेंडर जो है वो हमें मिल जाए और उसमें हमारे घर के किसी भी सदस्य के नाम पे निकल जाए, बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, दादा हो, दादी, निकल तो जाए टेंडर। क्योंकि लोगों को लगता है कि जो शराब की दुकान है इसमें बहुत अच्छा खासा मुनाफा है और इससे हम अच्छा खासा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। या फिर वो लोग भी हैं जिनकी ऑलरेडी ये सारी की सारी जॉब्स चल रही हैं, तो उन्होंने भी अपने घर के सदस्यों से वो सारे के सारे टेंडर भरवा रखे हैं। सही बात है, किस्मत का ये मानना पड़ेगा कि किस्मत में अगर आपको निकलता है, अगर 15 लोगों ने भरा हो और उस 15 में एक लोगों का भी नाम नहीं आया, किसी एक ने जिसने भरा था उसका नाम है, तो किस्मत की बात तो होगी। बिल्कुल अखंड, मेरे पास वो आंकड़ा है, जो आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार जो है पिछले कई सालों की बात में, लेकिन इस बार में जो आंकड़ा दिखा रहा है वो आंकड़ा वाकई में काफी बढ़त में है फिलहाल। और टेंडर भी अखंड काफी मतलब ये जानिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो है लाखों लोगों ने टेंडर अप्लाई किया है। फिलहाल जहां हजारों में जो संख्या होती थी, आज वो आंकड़ा लाखों पार कर दे रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता हो कि जो है शराब से जो है वाकई में राजस्व ठीक है बाकी ज्यादा आता है, लेकिन जिस तरह से 15 करोड़ रुपए सिर्फ टेंडर के जरिए आ जाना, ये और जो भी रिफंडेबल नहीं है फिलहाल इस बार जो जानकारी लगी है
कि जो टेंडर में जो ये लगना है ये रिफंड नहीं है, लेकिन 15 करोड़ जो लगाने के जो टेंडर जो उसका हुआ है, जो मिला है, जो राजस्व गया है, कहीं ना कहीं ठीक है महिलाएं हिस्सा ले रही हैं, महिलाएं ही दूर होती हैं, महिलाएं की दुकान के नाम से अब जो है दुकानें खुलेंगी, लाइसेंस मिलेगा। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस तरीके से क्या जो कुछ हो सकता हो, क्या रेट में कुछ बढ़ोतरी होती है, उसको घटाते हैं, क्योंकि पिछली बार अखंड मैं बता दूं कि जैसे होली भी नजदीक आ रही है, मैं बस्ती में बता दूं अखंड पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड था पिछले साल के जो है आबकारी विभाग से हमने आंकड़ा निकाला था, 21 लाख रुपए का जो है बिक्री हुई थी सिर्फ मात्र 2 दिन के अंदर। तो कहीं ना कहीं संख्या अखंड दिन ब दिन ये जो है ना बढ़ती जा रही है, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये संख्या कम नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ते तो जा रही है। जो है हमारे उत्तर प्रदेश से सटा ही जो है बिहार का जिला है, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह जो है देखा जाता है बस्ती से लगातार आईबीसी खबर भी दिखाता है कि बस्ती से बिहार लोग यहाँ से जो जाते हैं दारू लेके पुलिस पकड़ती है। लेकिन अब देखना होगा कि कल टेंडरिंग अब देखा जाएगा किस तरीके से लोगों की किसकी किस्मत खुलती है अखंड, ये अब देखना होगा कल की डेट में 6 तारीख को ये टेंडर ओपन होना है अखंड। बिल्कुल जितेंद्र, राजस्व में जरूर बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। और सभी लोग, लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है ना कि दूध की दुकानों पर लाइन नहीं लगती, लेकिन शराब की दुकानों पर लाइन लगती है। और आपने जैसे मुनाफा भी गिनाया कि किस तरीके का बिजनेस एक दिन में 2 दिन में होता है। ड्राई डे के समय में ही लोग शराब पीने के लिए पहले ही पहुंच जाते हैं, उसके अगले दिन की बात उससे पहले ही कर लेते हैं। तो देखिए, जिसको जिस तरीके से धन कमाना है, अर्जित करना है, वो उस तरीके के कार्य ढूंढेगा। और यही कारण है कि धन कमाने के लिए और फीस में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। कमी तो वहां होती है, रिबेट तो वहां दिया जाता है जहां पर लोगों में उस चीज को लेकर के बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखता है। यहाँ तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो अगर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो इट मीन वहां पर कोई ना कोई बेनिफिट होगा, तभी तो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो सरकार को एक अच्छा खासा राजस्व मिल रहा है इस शराब की वजह से। और शायद यही कारण है कि शराब को लेकर के जो सरकारें हैं वो लगातार नई पॉलिसीज, और इस बार जो नए नियम है कि नई जो होते हैं, कहते हैं कि लोगों का रिन्यूअल नहीं हो पाएगा और लोगों को ये टेंडर खोलेगा कि जिससे लोगों को इस शराब की दुकानों की नीलामी हो सके। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपको उनके बारे में बता रहे थे कि अंसल एपीआई एक बहुत बड़ा एक रियल एस्टेट सेक्टर में, रियल एस्टेट में जिस तरीके से बहुत बड़ी कंपनी थी, एक नामी कंपनी थी, लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में उन्होंने कई लोगों को ठगने का प्रयास किया है, कई होम बायर्स के सपने को तोड़ने का प्रयास किया है। और यही कारण है कि कल सदन में सदन सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और यही हुआ, अब अंसल एपीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। काफी विरोध प्रदर्शन हुए अंसल एपीआई के खिलाफ कि अंसल ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। कई सैनिकों ने अपने पैसे लगाए थे जो रिटायरमेंट में फंड मिलता है उनको, लेकिन उनके आज भी हाथ खाली है। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा है कि उन सभी होम बायर्स के लिए सरकार उनके साथ खड़ी है और पाताल से भी उनको ढूंढ निकालेगी और एक एक उनकी संपत्ति बेच करके लोगों को वो जो चीजें जो उन्होंने पैसे दिए हैं वो वापस करेगी, उनको संपत्ति दिलाने का प्रयास करेंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया है, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल ने उसको दिवालिया घोषित किया है, जिसके बाद से लोगों के मन में भय था कि अब वो कैसे हमारी संपत्ति या हमने जिसके लिए फंड दिया है वो हमें दे पाएंगे। जिसके बाद अब राज्य सरकार ने, सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि अब उनको, हम अपने निवेशकों को जिन्होंने भी निवेश किया था उनकी संपत्ति में, उनको कहीं ना कहीं हम न्याय दिलाएंगे। फिलहाल पाताल से भी उन्हें खोज लाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अंसल एपीआई के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है। सीएम योगी ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने ये इनके समय में ये लोग पले बड़े हैं, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सीएम योगी इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते हैं और जो निवेशक, जो होम बायर्स थे, उनके लिए क्या किस तरीके की प्रक्रिया या किस तरीके से उनके जो घर के लिए उन्होंने फंड दे रखा था अंसल एपीआई को, उसका समाधान कैसे किया जाता है। फिलहाल 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।